How are you all? Hope you all are fine. I am Bhumika. Welcome to your SST class. Today we are going to start our chapter 3 of history. Ruling the countryside. Countryside का मीनिंग होता है बच्चों जो गांव की तरफ जो ज़मीन है उसे बोलते हैं, उस पर रूलिंग मीन्स शासन करना। जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो गांव की साइड जो ज़मीनें थी जहाँ पर ज़्यादा ज़मींदार खेती बाड़ी थी वहाँ पर वो राज करना चाहते थे। तो इसकी शुरुआत करते हैं बेटा हम। द कंपनी बिकम्स द दीवान। आपकी जो कंपनी थी वो दीवान बन गई थी। अब दीवान का मतलब होता है जो व्यक्ति क्या करता है, सारे रिवेन्यू का लेखा जोखा रखता है कि वो किस तरह से आपकी इनकम जनरेट कर सकता है। ये पहली बार दीवान बने थे 12 अगस्त 1765 में, यानी 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो एज अ दीवान बनी थी। और ये दीवानी दी किसके द्वारा दी गई थी? मुगल्स के द्वारा। मुगल राजा आलम थे, उन्होंने इन्हें क्या दिया था? ये दीवानी दी थी। अब जो ये दीवानी दी गई इससे क्या हो गया, ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। क्या बन गए थे? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। अब इनके पास क्या है, जिम्मेदारी आ गई कि इनको क्या करना है, अपनी जो भी फसलें हैं, जो भी आपकी आसपास की खेती बाड़ी, उससे इनकम जनरेट करने का काम इनके पास था। और जब ये इनकम जनरेट कर रहे थे तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें इतनी इनकम जनरेट करनी है ताकि हम जो ब्रिटिशर्स की जो भी एक्सपेंस है उन सबको भी क्या कर पाए, मीट कर पाए, उनको भी हम मतलब पूरा कर पाए, जो हमारा खर्चा वो यहीं से ही निकल जाए। क्योंकि इससे पहले ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटेन से अपना सामान मंगवाते थे, गोल्ड मंगवाते थे। किस लिए? ताकि हम यहाँ से क्या खरीद सकें, आपकी कॉटन, आपके क्लोथ्स, जो भी आपकी मेटेरियल कार्डमम्स वगैरह है उन सबको यहाँ से खरीद सकें। अब उन्होंने क्या किया, जब से दीवानी मिली उन्होंने क्या करा, जो आपका टैक्स था वो लेवी करना शुरू कर दिया। किस पर? जो आपके फार्मर्स थे उन पर हैवी टैक्स लेवी कर दिया गया, उन पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया गया ताकि जो है इनकम ज़्यादा जनरेट हो सके। अब रेवेन्यू फॉर कंपनी, अब कंपनी को तो उससे प्रॉफिट होने लग गया क्योंकि उसने क्या करा कि जो भी आपके मजदूर थे उन पर क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया कि आप इतनी फसल पे इतना टैक्स दोगे। लेकिन उससे किसानों की जो हालत थी वो क्या हो गई, खराब होने लगी। भाई इतना अमाउंट आपके पास आ नहीं रहा जितना मेरा टैक्स जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये की जो है फसल होगी, उसमें से 50 रुपीज़ का सामान कौन ले गया? आपकी ब्रिटिशर्स। बचे कितने? 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ में मुझे नेक्स्ट के लिए भी अपने आप को सामान डालने के लिए चाहिए और खुद का घर खर्च भी चलाने के लिए चाहिए। तो क्या ये सफिशिएंट था? इससे धीरे 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 करते करते क्या हुआ, जो किसान थे उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उन्होंने क्या करा, बंगाल को छोड़ना शुरू कर दिया। अब जब क्या हुआ, बंगाल से आधे लोग भागने लगे। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, 1770 में बिग फेमाइन आया था बंगाल में। अब उस बंगाल में जब वो फेमाइन आया, जब वो सूखा पड़ा तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए, बहुत सारे जानवर मर गए और जो आपके आदमी थे वो भी मर गए। उससे क्या हुआ कि जो वहाँ के बंगाल के लोग थे वो वहाँ से भागना शुरू हो गए। उन्होंने कंट्री साइड पर दूसरी जगह पर भागना शुरू कर दिया। अब इससे जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा कि अगर ये सारे ही गाँव छोड़कर चले जाएंगे तो हम टैक्स किससे लेंगे, तो इन्हें किसी न किसी बहाने से तो रोकना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की सोची। क्या सोचा कि जो भी ये काम है इसको इम्प्रूव कराते हैं, नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट को लागू करवा दिया। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, इसमें आपको क्या किया गया बेटा, एक टैक्स अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया आपकी फसल पे। मीन्स आपको कितना भी प्रॉफिट हो लेकिन एक सर्टेन अमाउंट है जो कि क्या होगा, गवर्नमेंट उस फार्मर से लेगी, इसके अलावा वो उससे कुछ नहीं लेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी फसल 100 रुपये की हुई तो 30 रुपीज़ उन्हें देने हैं तो 30 मिलेंगे। अगर अगली बार आपकी 200 की फसल हुई तो भी 30, 500 की हुई तो भी 30। तो ये क्या है, परमानेंट सेटलमेंट है कि कितना भी अमाउंट अगर कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 40 रुपीज़ की फसल हुई तो मुझे 30 रुपीज़ किसको देने हैं, ब्रिटिशर्स को। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब ये लागू किसने करवाया था, ये लागू करवाया था बेटा आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब कराया था? 1793 में। कब कराया था? 1793 में। अब इन्होंने क्या किया, जो अमाउंट था, जो फिक्स किया हुआ अमाउंट था, उससे क्या कहा कि जमींदारों को आपको नीड है किस चीज़ की, एग्रीकल्चर लैंड को इम्प्रूव करने की। इम्प्रूव का मतलब है कि जो भी आपकी फसल है उसमें अच्छी खेती बाड़ी हो, सीड्स अगर डाले हैं तो उसमें क्या करोगे, खाद डाल दो, जिससे क्या होगा, फसल अच्छी हो।
लेकिन जो हमारे जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, लैंड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। क्यों? वो सिर्फ पैसा लेते और किसको दे देते थे, ब्रिटिशर्स को। तो इससे क्या हुआ कि जो धीरे धीरे है ब्रिटिशर्स, उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स परेशान हो गए कि लैंड को तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, और लैंड पे अगर फसल कम होती रहेगी तो फिर से रेवेन्यू कम आएगा। तो उन्होंने जमींदारों को कहा कि हम आपकी जिम्मेदारी छीन लेंगे। जो व्यक्ति अब जिम्मेदारी नहीं कर पा रहा ढंग से तो उसे वो खींच लेते थे। इस तरह से कई जमींदारों ने अपनी जमीन गंवा दी, तो उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा हमें ये जिम्मेदारी सिस्टम नहीं चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, एक न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। अब एक नया सिस्टम निकाला गया। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ी चाहते थे कि हमें लॉस हो। उन्होंने क्या करा कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कहा जो हमारे जमींदारों को कि आप जो है आप क्या करोगे, फार्मर मालिक नहीं है, आप मालिक हो, और आपको क्या करना है, इस तरह से सेटअप करना है कि जिस तरह से क्या हो कि हमें जो है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट मिलता रहे। अब जो आपके जमींदार थे उन्हें ये लगा कि ठीक है भाई, अगर इनको कोई अमाउंट फिक्स करके देना है और अगर हम मेहनत करते हैं और फसल अच्छी होती है तो प्रॉफिट तो हमें ही होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, जमींदारों को प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि उन्होंने क्या करा, खेती बड़ी अच्छे से करनी शुरू की, अमाउंट अच्छे से उसमें आने लग गया। 500 अमाउंट आ रहा है लेकिन देना कितना है, 30। तो उससे क्या हुआ, प्रॉफिट आने लग गया। अब ये बात जो है किसको पसंद नहीं आई, ब्रिटिशर्स को, कि हमारे होते हुए प्रॉफिट कौन ले रहा है, जमींदार। उन्होंने क्या करा, फिर से एक नया सिस्टम लाया। वो क्या था, द मुनरो सिस्टम। अब इसमें उन्होंने क्या करा, इसका मीन क्या है कि रोटरीवार। रोटरीवार का मतलब क्या है, इसमें फिक्स अमाउंट नहीं है, इसमें आपकी फसल के हिसाब से जो आपका मतलब पॉलिसी है, जो अमाउंट है वो घटाया या बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बार बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो आपकी फसल क्या होगी, कम होगी। और अगर फसल कम हुई है तो टैक्स भी कम लगेगा। अगर बारिश अच्छी हुई है, मौसम अच्छा हुआ है और आपकी फसल अच्छी हो गई तो रेट भी डिवाइस कर दिए। तो ये थी आपकी मुनरो सिस्टम। आपको ये पॉइंट समझ में आ गए बेटा? न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड से पहले आपने क्या पढ़ा था, अभी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था। परमानेंट सेटलमेंट में हमने बेटा यही पढ़ा था कि जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, फिक्स कर दिया था अमाउंट किसके ऊपर, जो आपकी लैंड थी उसके ऊपर। और उसके लिए जो उन्होंने क्या बनाए थे, आपके जमींदार बनाए थे। किसको बनाया था जमींदार, राजा को। राजा ही कलेक्ट करता था सारा अमाउंट, किससे कलेक्ट करता था, लैंड ऑनर से। जो आपके फार्मर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, उनसे सारा पैसा कौन लेता था, जमींदार। और जो आपके ब्रिटेन वाले जो पर्सन्स थे उन्होंने क्या कहा था राजा को कि हमारा अमाउंट फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 500 रुपये आपको हर मंथ देने हैं। तो उससे क्या होता था, चाहे आप फार्मर से कितना भी लो, आप 1000 रुपीज़ ले लीजिए, लेकिन हमें कितने देने हैं, 500। तो इस तरह से जो है जमींदारों को कहा गया कि आपको क्या करना है, अपनी लैंड को, जो एक्स्ट्रा पैसा आप ले लो उससे आपको लैंड को क्या करना है, इम्प्रूव कराना है। लेकिन जो हमारे राजा थे वो क्या है, उन्हें जमींदारी दी गई थी तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, लैंड को इम्प्रूव नहीं किया। इससे क्या हुआ था कि जो है उनका प्रॉफिट कम होने लग गया और जो फार्मर्स थे उन पे ज़्यादा दबाव पड़ा। किस चीज़ का ज़्यादा दबाव पड़ा, टैक्स का ज़्यादा दबाव पड़ा। तो उन्होंने क्या करा, इससे बचने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया, वहाँ से जाना शुरू कर दिया। तो उस पॉलिसी को देखते हुए उन्हें लगा कि ये पॉलिसी कुछ काम नहीं कर रही है और हमें क्या करना है, कुछ डिफरेंट काम करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जो हमारा परमानेंट टैक्स लगा था उससे हो क्या रहा था कि कुछ समय बाद जो रेट थे वो इंक्रीज हो गए, कल्टीवेशन जो थी वो बढ़ गई। तो प्रॉफिट किसको मिलने लगा, अल्टीमेटली जमींदार को। इसका प्रॉफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो नहीं मिला। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इससे तो हमें नुकसान होगा, हमें अपनी पॉलिसी रिवाइज करनी पड़ेगी। तब हमारा नया पॉइंट आया, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। तब उन्होंने नया सिस्टम निकाला जिसका नाम महलवाड़ी भी था। इस सिस्टम को लाने वाले थे होल्ट मैकेंजी। कौन थे, होल्ट मैकेंजी। और ये कब लाए थे सिस्टम को, 1822 में। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी इस सिस्टम को लाए थे और उन्होंने क्या किया था, कलेक्टर्स अपॉइंट किए थे। किस लिए, लैंड को इंस्पेक्ट करने के लिए। वो गांव-गांव जाकर लैंड इंस्पेक्ट करते थे, चेक करते थे किसके पास कितनी लैंड है और उस पर क्या क्या फसल उगा सकते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा लैंड होती थी उतना ही उस पर टैक्स लगता था और जिसकी कम लैंड उस पर कम टैक्स लगता था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि हर जो भी विलेज था उसे पहले ज़माने में महल कहते थे, तो उसे क्या करना पड़ता था, टैक्स तो पे करना ही पड़ता था अपनी लैंड के अकॉर्डिंग। अब जो ये आपका अमाउंट था
ये जो है ये इकट्ठा कौन करता था? पहले टाइम में तो क्या हो रहा था, आपकी परमानेंट सेटलमेंट में राजा यानी जमींदार और तालुकदार लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई विलेज हेडमैन्स को। किसको? विलेज हेडमैन्स को। विलेज हेडमैन्स जो है वो ये अमाउंट इकट्ठा करते थे और सारा अमाउंट इकट्ठा करके राजा के महल में जमा करा देते थे, और वहां से वो सारा कलेक्टिव अमाउंट किसको दिया जाता था? ब्रिटिशर्स को। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम हमारे थॉमस मुनरो गवर्नर जनरल ने बनाया था, इंट्रोड्यूस करा था और ये थे मद्रास के। इससे पहले जो ये हमारा मुनरो सिस्टम है उसे हम रयोतवाड़ या रयोतवाड़ी भी कहते हैं। ये पहले ट्राई हो चुका था, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। इन्होंने पहले ट्राई किया था, किस पर किया था? टीपू सुल्तान की स्टेट्स पर, थोड़े समय के लिए स्मॉल स्टेट्स पर यूज किया था और ये उन्हें काफी इफेक्टिव लगा, तो उन्होंने ये बाकी जगहों पर भी क्या कर दिया? लागू करवा दिया। इसका काम क्या था बेटा? डायरेक्टली टॉक टू कल्टीवेटर्स। अब पहले जो आपके नॉर्थ साइड में थे वहां पर क्या थे? आपके हेडमैन्स थे, आपके जमींदार थे, लेकिन जो साउथ साइड थी वहां पर ना तो कोई जमींदार था ना ही कोई हेडमैन था। अब उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई पर्सन तो चाहिए। तब क्या हुआ, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उनसे ही बात की जाए और उनको ही कहा जाए कि आप कुछ अमाउंट जो है फिक्सली हमें पे करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हम जो अमाउंट देंगे वो फिक्स नहीं हो लेंगे आपसे। वो क्या किया उन्होंने? फार्मर्स और रयोटवार्स को जो है उन्हें कहा गया कि आपकी जैसी फसल हो रही है हम उनसे आपसे पैसे लेते रहेंगे। उन्होंने क्या किया? बार बार हर मंथली बेसिस पर फार्मर्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते गए। अब उनका ग्रीड खत्म नहीं हो रहा था। इस ग्रीड की वजह से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे वो लोन के चक्र में फंस गए, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम आती नहीं थी और जो रेवेन्यू का वो था सोर्स वो बहुत कम था और जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा हैवी था। इसलिए क्या हुआ कि जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने क्या करा, मूव करना शुरू कर दिया। कहाँ? दूसरे विलेजेस की तरफ, क्योंकि वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो सारे के सारे लोन के अंडर आ गए थे। अब क्या हुआ, जब ये सक्सेसफुल नहीं हुई, हमारी ये नीति अनसक्सेसफुल हो गई, किसके कारण? हमारे अंग्रेजों के कारण। तो उन्होंने सोचा कि हमें जो है अब कोई और नीति नहीं अपनानी, अब हम कहाँ चलते हैं? क्रॉप्स की तरफ। क्यों ना हम भारतीयों की क्रॉप्स जो है उस पर ध्यान दें और वहां से अमाउंट कमाएं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब जब उन्होंने सोचा, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हमें जो है क्रॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि यूरोप मार्केट में जितनी भी चीज़ें पॉपुलर हैं जो हमारे इंडिया से जाती हैं, हम उसकी जो है फसल यहाँ भारतीयों से उगवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 2 प्रोडक्ट्स उन्हें बोले। पहला था ओपियम और इंडिगो। ओपियम का मतलब होता है अफीम, इंडिगो का मतलब होता है नीम। ये पहली क्रॉप्स थी जो कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों से जबरदस्ती उगवाई। उन्होंने कहा कि आपको अपने खेतों में ये चीज़ उगानी है। अब इसकी डिमांड जो थी यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, इसके ज़्यादा पैसे मिलते थे, इसीलिए वो जो ट्रेडर्स थे यूरोपियंस थे, वो ये चाहते थे कि हमारे पास इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या आए, आपका जो सामान है वो ज़्यादा मात्रा में मिले, लेकिन वो भी कम मात्रा में मिल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि और बहुत से जो हमारी स्टेट्स हैं उन सबको क्या कर दिया, अलग अलग चीज़ों पर जोड़ दिया। मीन्स बंगाल में जूट के लिए उन्होंने शुरू कर दिया, राइस जो है मद्रास में शुरू करवा दिए, आपके महाराष्ट्र में कॉटन कर दी, यूपी में जो है आपका शुगर केन रखवा दिया, पंजाब में जो है वीट। तो ये सारी फसलें जो उन्होंने क्या करना शुरू कर दी, वहाँ पर क्या करनी शुरू कर दी, भिजवानी शुरू कर दी कि आप इसकी खेती बाड़ी करेंगे और यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, उनकी पर्सनल ग्रोथ के काम आएगा। तो इन्होंने क्या करा कि बार बार लोगों को जहाँ जहाँ जिस जगह से प्रॉफिट मिल सकता था, जहाँ पर जिस कंट्री में जिस जगह पर जिसकी क्रॉप अच्छी हो सकती थी, वहाँ पर क्या किया, उसी तरह की क्रॉप्स को उगाने के लिए कहा और आगे एक्सपोर्ट करते रहे। तो इसलिए क्या हुआ, इनका प्रॉफिट बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कमलकारी प्रिंट। ये आपका फिगर नंबर 5 बुक में दी हुई है और फिगर नंबर 6 फ्लोरल कॉटन प्रिंट दिया हुआ है। कमलकारी जो प्रिंट है ये बनाया था वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के जो वीवर्स थे उन्होंने इसको बनाया था और इसमें क्या दिखाया गया, नीला रंग दिख रहा है, वो किससे बना है, इंडिगो से, जो हमारी ही देश की फसलों से निकला था। नेक्स्ट था फ्लोरल कॉटन प्रिंट। फ्लोरल कॉटन प्रिंट जो है वो मोरिस ने बनाया था और जो है ये 19th सेंचुरी में आए थे। ये क्या है ये हमारे बहुत बड़े पोइट थे और क्या थे, आर्टिस्ट थे। इन्होंने भी इंडिगो कलर का यूज किया था उस फ्लोरल प्रिंट को दिखाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। इंडियन इंडिगो की जो डिमांड थी वो ब्रिटिश में यानी ब्रिटिश की जगह पर बहुत ज़्यादा थी।
ब्रिटेन में और यूरोप में क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि जो हमारा इंडिगो है वो गर्म जगह पर ज़्यादा अच्छे से उगता है, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, गर्म वातावरण है। तो जो इंडिगो यहाँ से उगता था उसकी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कलर देता था। ये जो है ये यूज़ होता था कपड़ों में डाई करने के लिए। अब जब ये इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में यूज़ होता था तो वहाँ पर जो है क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चरर्स थे वहाँ कंपटीशन पैदा हो गया। इससे पहले वो लोग एक वोइड नाम का पदार्थ यूज़ करते थे, किस लिए? अपने कपड़ों को डाई करने के लिए। अब जब वॉइड का कंपैरिजन इंडिगो के साथ किया गया तो उसमें क्या पाया गया कि जो वॉइड था उससे वॉयलेट कलर निकलता था और वो क्या होता था, डल होता था, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता था कपड़े पर। और जो हमारा इंडिगो था उसका कलर बहुत अच्छा आता था और ये ब्लू कलर से शुरू होता था। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो उनको क्या लगा कि इस कंपटीशन से हमें जो है नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिगो कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, और जो बेच रहे हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हमें तो नुकसान हो रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को तो परेशानी ही हो रही है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उनको कंपटीशन देना पड़ रहा है। उनका जो कलर है डाई किया वो बिक नहीं रहा और इंडिगो जो बाहर से यूज़ कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से क्या कहा कि आप इस इंडिगो पर बैन लगा दीजिए। क्या कीजिए, इस इंडिगो पर बैन लगा दीजिए। अब जब उस इंडिगो पर बैन लगा दिया गया उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, तो कुछ जो हमारे डायर्स थे उन्होंने फिर से कंप्लेंट की कि सर इसका जो कलर है वो अच्छा नहीं आ रहा, अगर कलर अच्छा नहीं होगा तो मार्केट में कपड़ा नहीं बिकेगा। तो उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको फिर से खोल दिया। लेकिन अब इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी और वहाँ पे क्या था, पहुँच कम रहा था। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि आप जहाँ से इंडिगो ले रहे हो वहाँ पे और ज़्यादा इसकी फसल के लिए कहो। तो इस तरह से जो है हमारे जो अलग अलग लोग हैं वो क्या करने लगे, अलग अलग जगहों पर क्या इंडिगो को बोने लगे, उसको क्रॉप करने लग गए। जैसे वेनेजुएला सिटी में यूज़ करने लगे, और भी बहुत सी जगह थी जहाँ पर उन्होंने क्या करा, उस क्रॉप को उगाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इसकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही थी। 18वीं सेंचुरी तक हमारे भारत में 30% ऑफ इंडिगो यानी बंगाल से जो जाता था उसकी डिमांड थी, लेकिन 19वीं सेंचुरी तक आते आते वो 95% तक हो गई। तो इस डिमांड को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, लोगों को बाउंड करना शुरू कर दिया कि आपको जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। इंडिगो कल्टिवेट करने के दो तरीके थे, एक तो निच कल्टिवेशन और एक रॉयल्टी। निच कल्टिवेशन में क्या होता था, जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे उनका उस पर डायरेक्ट कंट्रोल होता था। वो क्या करते थे, लैंड को परचेज करते थे या रेंट पर लेते थे, और ये क्या करते थे, लेबरर्स को हायर करते थे बाहर से ताकि उस कल्टीवेशन को कर पाए। लेकिन इस कल्टीवेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? फर्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी नियर बाय फैक्ट्रीज। वो ये चाहते थे कि जो भी हमारी क्रॉप्स हो रही हैं वो कहाँ होनी चाहिए, फैक्ट्रीज के पास होनी चाहिए। जिस लैंड को हम क्रॉपिंग करेंगे वो कहाँ होनी चाहिए, हमारी फैक्ट्री के पास। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें वो लैंड जो फैक्ट्री के पास मिले, तो उन्हें ये प्रॉब्लम आती थी। दूसरा पॉइंट क्या था, वो चाहते थे कि लैंड फर्टाइल हो, क्योंकि आपका जो इंडिगो की खेती होती है वो हमेशा फर्टाइल लैंड पर होती है। अगर लैंड फर्टाइल नहीं होगी तो इंडिगो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या था, बिग लैंड्स। अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्या चाहते थे, बड़ी मात्रा में करना चाहते थे। छोटी मात्रा में काम करने से क्या होता है, वो काम पूरा नहीं हो पाता था। तो वो चाहते थे कि मुझे बिग प्लॉट्स मिले, लेकिन प्लॉट्स कैसे मिलते थे, छोटे छोटे मिलते थे। अब जब प्लॉट्स छोटे छोटे मिलते थे तो उन्हें क्या होता था कि दिक्कत होती थी। तो वो चाहते थे कि मुझे क्या मिले, एक ही बारी में एक साथ लैंड मिले जहाँ मैं सारा काम कर पाऊँ। अब उनकी डिफिकल्टी और क्या रही थी, उन्हें लेबर अरेंज करने पड़ते थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि वो क्या करते हैं, लेबर्स को हायर करते थे काम करवाने के लिए। अब लेबर हायर कराने के लिए उन्हें दिक्कत क्या आती थी कि उसी टाइम पे ही क्या होता था, चावल की खेती होती थी। अब लेबर कहाँ बिजी है, चावल की खेती में, तो यहाँ कौन काम करेगा, उन्हें दिक्कत आती थी। वो लेबर तो चावल का काम कर रहे हो और यहाँ कोई मिलता नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी थी, निच की थी। और निच के पास कितनी परसेंट लैंड थी, ओनली 25% लैंड थी, और जो रॉयल्टीज थे उनके पास 75% लैंड थी। ठीक है। और इसी बीच में क्या हुआ, जो आपके जो निच कल्टीवेशन वाले हैं उनको एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि उन्हें जो है इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। 1 बीघा पर उन्हें कम से कम 2 प्लो चाहिए होते थे और एट बुलॉक्स में चाहिए होता था। अगर उनके पास 100 बीघा ज़मीन है तो क्या होने चाहिए, 200 प्लोस चाहिए, और क्या चाहिए, बुलॉक्स चाहिए। अब इस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना पड़ता। तो ये उनकी प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट है स्लेव रिवोल्ट। स्लेव रिवोल्ट क्या था बच्चों,
जो हमारे फ्रेंच थे वो क्या कर रहे थे, इंडिगो और शुगर का उत्पादन करते थे। अब वो खुद तो काम करते नहीं थे, उन्होंने क्या करा था, अफ्रीकन स्लेव्स लाए हुए थे। अफ्रीकन स्लेव्स को ले आए क्या करने के लिए, काम करने के लिए। अब जब अफ्रीकन स्लेव्स यहाँ आए हुए तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन डालते थे, काम ज़्यादा लेते, तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे। वो विद्रोह कब हुआ था, 1791 में। अब उन्होंने क्या करा, जो रिच प्लांटर्स थे जो उन्हें लेकर आए थे उन पर क्या कर दिया, पिटाई करनी शुरू कर दी, विद्रोह करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, वहां पे विद्रोह बढ़ गया और उन्होंने क्या किया, 1792 में फ्रेंच वालों ने इस स्लेव प्रथा को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स। अब जो इंडिगो है आपका, जो नील की खेती है वो रियोट्स पर की जाती थी। अब वो जो रियोट्स थे वो है क्या, ओनर्स ऑफ लैंड, उनकी खुद की लैंड है। किसकी लैंड है, रियोट्स की। अब रियोट्स पर क्या किया जाता था, प्रेशर डाला जाता था। किसके द्वारा प्रेशर डाला था, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि आप एक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करें भाई, आपको जो है अपनी जितनी भी लैंड है उसमें 25% पे इंडिगो उगाना है। अब वो सभी जानते थे इंडिगो उगाया तो हमारी फसल की क्या हो जाएगी, जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। अब वो ये हमेशा बचते थे कि हम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ना करें, लेकिन वो प्रेशर डालते थे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अगर वो नहीं मानते थे तो जो उनके गांव के हेडमैन होते थे, विलेज हेडमैन होते थे, उन्हें प्रेशर डालते थे कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता था कि जितनी भी उनकी लैंड है उसका 25% पे क्या करना पड़ेगा, इंडिगो उन्हें उगाना पड़ेगा। तो जो प्लांटर्स थे उनका काम सिर्फ छोटा सा होता था। वो क्या करते थे, आपको लोन दे दिया, सीड प्रोवाइड करा दिया और ड्रिलिंग करा दी। अब बाकी सारा काम किसका होता था, जो आपके कौन है, रियोटीज हैं, ओनर्स हैं, उनको क्या करना पड़ता था, सारी देखभाल करनी है। आपको जो है उसकी सीडिंग के बाद जो है पानी देना किसका काम है, उनका काम है। अब ये सारे काम किसके बढ़ गए, रियोटीज के। तो उन्हें ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती थी कि सारा काम तो हम कर रहे हैं और प्रॉफिट कौन ले जाता है, कौन ले जाता है, ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद देखा कि जो हम पैसे देते हैं, जो भी चीजें देते हैं, उससे क्या हो रहा है, क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं। किसको डिलीवरी कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फिर से उनको लोन देते थे। किस लिए लोन देते थे कि अब आप फिर से सीड खरीदो, फिर से वही काम करो और फिर से डिलीवरी करो। तो इस तरह से इनका जो लोन का साइकिल है वो चलता रहता था। वो बहुत ज्यादा लोन में डूब चुके थे, कर्ज में बहुत ज्यादा डूब चुके थे। अब उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि हमें इसके बारे में विद्रोह करना चाहिए, हम ये काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लू रेबेलियन का स्टार्ट हुआ। अब ब्लू रेबेलियन यानी कि नील क्रांति जिसे हम कहते हैं, ये आई कब थी, 1859 में। कब आई थी, 1859 में। हजारों रियोट्स ने मना कर दिया कि हम जो है क्या नहीं करेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे और जो आपने हमें लोन लगाए हैं वो लोन भी हम अब नहीं देंगे। इस तरह से क्रांति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसमें उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज पर अटैक करना शुरू कर दिया। जो आपके गौमठास है, जो एजेंट्स होते थे प्लांटर्स के, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। लठियाल्स जो थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। लठियाल कौन थे, जो आपके अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने लाठी चलाने वाले लोगों को रखा हुआ था ताकि जो है ये काम अगर नहीं करते इन पर लाठी चलाई जा सके। इन्होंने कहा कि हम अब लठियाल से भी नहीं डरते, हमें तो अब ये काम करना ही नहीं है। अब इससे क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डर गई, वो थर्रा गई कि कहीं कोई और रिवोल्ट, कोई और क्रांति ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, 1859 में लेफ्टिनेंट गवर्नर को टूर पे बुलाया और उन्होंने क्या किया, एक समिति बिठाई। उस समिति में पाया गया, इंडिगो कमीशन बनाई उन्होंने और उसमें क्या पाया गया कि जो प्लांटर्स हैं वही गिल्टी पर है, वही गलती पर है, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्ती की रियोटर्स के साथ और रियोटर्स को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। फायदा किसको हो रहा है, प्लांटर्स को। तो उन्होंने क्या निर्णय दिया कि जो पहले का जो काम है, जो आपने पहले से ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, आगे के लिए आप बाउंड नहीं हो। यही सेम टू सेम इन 1859 में जो आपके 12 साल में मैजिस्ट्रेट थे एशले, उन्होंने भी कहा कि आप जो है अब हमारे फार्मर्स को कंपेल नहीं कर सकते कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। अब बेटा जो आपके इंडिगो कमीशन ने जब देखा कि ये हमारे गिल्टी है, तो उन्होंने क्या किया कि उस जो इंडिगो है उसे बोना बंद कर दिया। इससे क्या हो गया, इंडिगो की खेती जो है वो क्या होगी, कोलैप्स हो गई। अब इससे जो प्लांटर्स थे वो यहाँ से तो चले गए, लेकिन कहाँ पहुँचे, बिहार में। उन्होंने अपना राज कहाँ शुरू कर दिया, बिहार में। अब जब वो बिहार में पहुँचे तो उन्होंने फिर वही हाल शुरू कर दिया, वहाँ पर भी वही
क्या करते थे, उनसे इंडिगो का साइन कराते थे 19th सेंचुरी में, जबकि हमारे पास क्या आ गए थे, सिंथेटिक डाइज आ गई थी, उससे काफ़ी फर्क पड़ा था बिजनेस पर, लेकिन वहाँ के लोग फिर भी परेशान थे। तो क्या हुआ, एक बार जब महात्मा गांधी साउथ अमेरिका से वापस लौट रहे थे तो बिहार के एक आदमी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए। और जब महात्मा गांधी वहाँ चंपारण गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। तब उन्होंने 1917 में चंपारण में एक क्रांति शुरू करवाई। तो इस तरह से यहाँ पर बिहार में भी क्रांति होने से क्या हुआ, इंडिगो का काम कम हो गया। लेट्स हैव अ रिकैप। जो हमने पहले पढ़ा है अब हम आपको पुराना एक बार रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट था बेटा आपका 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था, शाह आलम मुगल राजा ने किसको दीवानी दी थी, किसको दीवानी दी थी बेटा, रॉबर्ट क्लाइव के सामने ब्रिटिशर्स को क्या दी थी, दीवानी, जिसमें वो क्या बन गए थे, फाइनेंशियल हेड बन गए थे, फाइनेंशियल काम कर रहे थे सारे के सारे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था बच्चों, जो रिवेन्यू था फॉर कंपनी के लिए उन्होंने रिवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो नए नए सोर्सेज देखने लगे कि किस तरह से कंपनी के जो भी आपके खर्चे हैं उन्हें पूरा किया जा सके। इसके बाद इन्होंने क्या किया था बच्चों, आपका नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, इन्होंने नीड फॉर इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या कर दिया था, परमानेंट सेटलमेंट को ऐड किया था, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, एक फिक्स अमाउंट जो है एग्रीकल्चर वालों को देना पड़ता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था बच्चों, न्यू सिस्टम डिवाइस किया था। न्यू सिस्टम डिवाइस में इन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट के बाद इन्होंने एक महलवाड़ी सिस्टम को डेवलप किया था। महलवाड़ी सिस्टम कब आया था, 1822 में, और परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, 1793 में। ओके, इसके बाद कौन आया था, मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम लाया कौन थे, थॉमस मुनरो। कौन लाए थे, थॉमस मुनरो। लेकिन इसकी ट्राई पहले किसने की थी, अलेक्जेंडर रीड ने। अब आपसे कोई पूछे इंट्रोड्यूस किसने किया तो आप क्या कहोगे, थॉमस मुनरो, ना कि अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया था, सिर्फ ट्राई किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लाया कौन, मुनरो, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, मुनरो। फिर हम क्या हुआ, जब हमने देखा कि हमें कहीं पे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम किसकी तरफ आ गए थे, क्रॉप्स की तरफ, क्रॉप्स फॉर यूरोप की तरफ आ गए थे, जहां हमने इंडिगो की खेती करवाई थी। और इंडिगो को देखा कि वो भारत के लिए क्या हो गया है, इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि भारत की खेती जो थी वो फेमस हो गई थी। वो चाहते थे कि भारतीय लोग क्या करें, नील का उत्पादन करें। इसके बाद क्या है बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे वो डिमांड करने लगे थे, किस चीज की डिमांड करने लगे थे, कि हमें जो है खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिले। उसके बाद क्या हुआ, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। इंडिगो कल्टिवेट कैसे किया जाता है, ये हमने अभी पढ़ा, दो तरीके से, नीच से और रेयोटी से। फिर हमने पढ़ा कि नीच में प्रॉब्लम क्या थी, वो ये चाहते थे कि हमारी जो लैंड है वो फर्टाइल हो और आपकी फैक्ट्री के पास हो, बड़ी लैंड हो, और हमें जो है लेबर्स अरेंज करने में दिक्कत ना हो। फिर उन्होंने क्या करा था बेटा, रियोटीज के बारे में पढ़ा। रियोटीज जो है उनको क्या करते हैं, प्रेशराइज किया जाता था। किस लिए प्रेशराइज किया जाता था, कि आप साइन करो किस पे, कॉन्ट्रैक्ट पर, कि हम जो है 25% अपनी खेती पर क्या करेंगे, इंडिगो ही उगाएंगे। और उनका जो साइकिल है वो चलता रहता था। जैसे उन्होंने डिलीवर किया सामान, उसके बाद वो फिर से क्या कर देते थे, उन्हें लोन देते थे, लोन के बाद उन्हें फिर से वही खेती करनी। तो इससे वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने क्या करा, ब्रू रिबेलियन किया था, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और उन्होंने फिर क्या किया था, थाउजेंड्स ने अटैक कर दिया था गोमथास पे, फैक्ट्रीज पे अटैक किया। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने किसको बुलाया था, अपने लेफ्टिनेंट को बुलाया था। उसने क्या करा, कमीशन बिठाया। कमीशन ने क्या कहा कि अब हम आपको कंपेल नहीं करेंगे, जो पहले वाला काम है वो आप कर लीजिए, बाकी हम आपको कंपेल नहीं करेंगे। इसके बाद ये कहाँ चले गए, बिहार में। बिहार में क्या हुआ था, बिहार में भी वही काम हुआ था। इसके बाद किसने उस रिवोल्ट को बचाया, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था, 1917 में। अब कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर कर लेते हैं, जिससे आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, जो हमारे शाह आलम थे उन्होंने कब रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी दी थी। फिर व्हाट वाज द डेट, वो डेट थी 12 अगस्त 1765। क्या डेट थी बच्चों, 12 अगस्त 1765। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, जो हमारे इंग्लिश मैन थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो है कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट को अडॉप्ट किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन सा सिस्टम लाया था, परमानेंट के बाद से महलवाड़ी सिस्टम। बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था वो कौन सा सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, कब आया था परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में। ओके, अब मुनरो सिस्टम, हु इंट्रोड्यूस द मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम किसने शुरू किया था,
थॉमस मुनरो। वेरी गुड। कब लाए थे थॉमस मुनरो अपना सिस्टम? 1822 में। ओके, अब हम पूछते हैं आपसे कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो है आपका चंपारण में एक क्रांति शुरू करवाई थी, एक रिवोल्ट शुरू करवाया था। वो कौन सी सन में कराया था? व्हाट वाज द ईयर? 1917। ओके, अभी आप मुझे एक बात बताइए, जो आपका इंडिगो था वो क्या करता था? मीन्स वो किस लैंड पर उगता था? उसका क्या बेनिफिट था? वो किस लिए यूज होता था और वो किस लैंड पर उगता था? जो इंडिगो था वो किस लिए यूज होता था? डाई करने के लिए, कलर करने के लिए कपड़ों में। और उसकी डिमांड सबसे ज्यादा कहाँ थी? ब्रिटेन में। वेरी गुड। 18th सेंचुरी में हमारा कितने परसेंट इंडिगो की डिमांड थी ब्रिटेन में? 30%। वेरी गुड। और 19th सेंचुरी में बढ़कर ये कितनी हो गई थी? 95%। वेरी गुड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं, लेसन समझ में आ गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज then still you can make a call to me on my personal number. After completing this video, you should do the worksheet which I will give you regarding this chapter, and you have to complete the back exercise which is given at the back